आज की वीडियो में हम आपको हामिद मीर के एक कॉलम टेस्ट केस के बारे में बताएंगे जो उन्होंने गुज़िश्ता दिन जंग अखबार में लिखा है। वो कहते हैं कि ये एक सहाफ़ी की कहानी है जिसे गोली मारकर किस्सा माजी बना दिया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो सहाफ़ी फिर से ज़िंदा हो चुका है। रोज़ रोज़ गोली मारना इतना आसान नहीं होता, लिहाजा इस सरकश सहाफ़ी को समझा बुझा कर खामोश करने की कोशिश हुई, लेकिन वो सच बोलने से बाज ना आया तो उसे मुल्क दुश्मन करार देकर दोबारा गोली मार दी गई। गोली मारने वाले मुतमईन हो गए कि सरकशों को सबक सिखा दिया गया। अब कोई जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और आज़ादी सहाफ़त के नाम पर रियासत के साथ गुस्ताखियाँ नहीं करेगा, लेकिन गुस्ताख सहाफ़ी एक नए नाम और चेहरे के साथ दोबारा जिंदा हो गया। गोलियां मारने वाले और गोलियों का निशाना बनने वालों की ये कहानी 16 दिसंबर 1857 से शुरू होती है, जब एक सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकिर को बरतानवी फौज ने बागी और दहशतगर्द करार देकर गोली मार दी थी। मौलवी मोहम्मद बाकिर ने 1837 में पहली उर्दू अखबार का इजरा किया। 1857 में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ बगावत हुई तो मौलवी मोहम्मद बाकिर ने अखबार का नाम बदलकर अखबारुल ज़फ़र रख दिया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मुत्तहद करने की कोशिश की। इस ज़माने में लाहौर से शाया होने वाला उर्दू का अखबार कोहे नूर बागियों को मुफस्सिदीन और अंग्रेज़ी फ़ौज को दलेरान अंग्रेज़ी लिखता था। कोहे नूर का एडिटर मुंशी हर सिख राय ईस्ट इंडिया कंपनी से माली मावनत भी लेता था और बागियों के हामियों को वाजिबुल कत्ल करार देता था। जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली को फतह कर लिया तो मौलवी मोहम्मद बाकिर को गोली मार दी गई। वो उर्दू सहाफ़त के पहले शहीद करार पाए तो अंग्रेज़ी फ़ौज का मुखबर करार देकर इनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। मौलवी मोहम्मद बाकिर आज भी आज़ादी सहाफ़त के हामियों के लिए हीरो हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें सहाफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं। 1990 के बाद से पाकिस्तान में 150 और भारत में 125 से ज़्यादा मीडिया वर्कर्स को कत्ल किया जा चुका है। अक्सर मकतूल सहाफ़ियों को इनकी अपनी बरादरी फ़राइज़ की अंजाम दही में जान कुर्बान करने वाला साथी करार देती है, लेकिन गोली मारने वाले इन्हें मुल्क दुश्मन या किसी इदारे का मुखबर करार देते हैं। सच तो ये है कि मौलवी मोहम्मद बाकिर कभी सलीम शहजाद बनकर ज़िंदा हो गए, कभी वली खां बाबर और कभी मूसा खां खेल बनकर ज़िंदा हो गए। इन्हें बार बार गोलियां मारकर ख़त्म किया गया, लेकिन वो नए नामों से फिर ज़िंदा हो जाते हैं। कुछ साल पहले बलूचिस्तान के एक नौजवान सहाफ़ी इरशाद मुस्तोई ने बलूचिस्तान तनाज़ात और सहाफ़त के नाम से एक किताब लिखी और बताया कि किस तरह बलूचिस्तान में डॉक्टर चिश्ती मुजाहिद और फैज़ सासोली जैसे सहाफ़ियों को एक कल अदम अलैदगी पसंद तंजीम BLA ने कत्ल किया, और दूसरी तरफ गवादर प्रेस क्लब के सदर लाला हमीद बलोच और खुशदार प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हक बलोच को रियासत के हामी मुसल्लह गिरोहों ने गोली मार दी। इरशाद मस्तोई की ये कलमी काविश एक गुस्ताखी करार पाई और एक दिन इन्हें भी इनके दफ्तर में घुसकर गोली मार दी गई। सहाफ़ियों पर तनकीद करना और उन पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये एहसास है कि पाकिस्तान में हकीकी सहाफ़त बहुत मुश्किल हो चुकी है। सच बोलने का मतलब शौक़े शहादत है। अब तो बच बचा कर आधा सच लिखना भी खतरात को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन जब भी कोई सहाफ़ी मारा जाता है तो इसे कत्ल की तहकीकात करने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए सहाफ़ियों को तकसीम कर दिया जाता है। जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को 2 ग्रोहों में तकसीम किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2 के 4 ग्रुप बना दिए और आज PFUJ के 8-9 ग्रुप हैं। अब सहाफ़ी तंजीमों का काम ये है कि जब कोई साथी मारा जाए तो मज़म्मती बयान जारी करके खामोश हो जाओ। कोई सहाफ़ी गिरफ्तार हो जाए तो इसे किसी जमात का कारकुन या यूट्यूबर करार देकर नज़रअंदाज कर दिया जाए। हमारे एक साथी अरशद शरीफ के साथ भी यही हुआ। जब वो ज़िंदा था और टीवी स्क्रीन पर तल्ख नवाई करता था तो इसे ताने दिए जाते थे कि तुम तो टीवी एंकर हो, तुम्हारे पास बड़ी सी गाड़ी है और लाखों की तनख्वाहें लेते हो,
تم سچ بولنے کا خطرہ مول لے سکتے ہو، لیکن عام صحافی سچ کیسے بولے؟ اس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ تنخواہ۔ ارشد شریف کسی سے بحث نہیں کرتا تھا۔ اس نے خود بھی ایک چھوٹی سے میگزین کی ملازمت سے صحافت شروع کی تھی۔ اپنی محنت سے مقام بنایا، لہٰذا اپنے مقام کی وضاحت کرنے کی بجائے جو صحیح سمجھتا وہ بولتا تھا۔ کئی دفعہ اس نے میرے ساتھ اختلاف کیا، لیکن اس کا اختلاف کبھی اخلاق کے دائرے کو عبور نہیں کرتا تھا۔ اب بات آتی ہے 2022 میں۔ 2022 میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو ارشد شریف نے بڑے جارحانہ انداز میں اس تحریک عدم اعتماد پر تنقید کی۔ اس پر بہت سے مقدمات بنا دیے گئے۔ پھر وہ پاکستان سے کینیا چلا گیا۔ جب اس نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا تو اسے پر اصرار حالات میں کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں نے 3 نومبر 2022 کو ارشد شریف کا بار بار قتل کے عنوان سے اسی کالم میں مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھی کے قتل کی انکوائری کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ کمیشن تو نہ بنا، لیکن سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ اس معاملے کو بھی 1.5 سال گزر گیا۔ سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہ ملا تو ہم نے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اس درخواست میں ہم نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا، ہم تو صرف ایک کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ درخواست کی سماعت کے دوران میرے ساتھ محمد مالک، کاشف عباسی، عارفہ نور، سمیع ابراہیم، مطیع اللہ جان، عمران ریاض اور بہت سے صحافی موجود تھے۔ عمران ریاض کی یہاں موجودگی پر بہت سے لوگ حیران اور کئی لوگ پریشان تھے۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو کہا گیا کہ وہ صحافی نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے اسد طور گرفتار ہوئے تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ فیک نیوز پھیلانے والے یوٹیوبرز ہیں۔ صحافیوں کو آپس میں لڑانے اور تقسیم کرنے والوں کو یہ اچھا نہیں لگا کہ آج عمران ریاض اور اسد طور میرے ساتھ مل کر ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر ارشد شریف کو سپریم کورٹ سے انصاف مل جاتا تو آج ہائی کورٹ کے ججوں کو ان حالات کا سامنا نہ ہوتا جن پر وہ اپنے خطوط میں ماتم کر رہے ہیں۔ ارشد شریف کا قتل کیس ہمارے عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ آج تک کسی مقتول صحافی کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملا۔ ارشد شریف کو انصاف مل گیا تو نہ صرف صحافت بلکہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے راستے بند ہو جائیں گے، ورنہ کل کسی اور ارشد شریف کو گولی مار دی جائے گی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔